सबसे पहले अहम खबर, खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने सत्ता के साथ संगठन स्तर पर भी जिम्मेदारी सौंपी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र का 8 विधानसभा तक का विस्तार है। ऐसे में विधानसभा वार कमान सौंपी गई है। नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री इंदर सिंह परमार, बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर, मादांता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भीकन गांव और बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं संगठनात्मक स्तर पर बुरहानपुर जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, खंडवा जिले में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, देवास जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय और खरगोन जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जिला स्तर पर मोर्चा संभालेंगे। तो खंडवा उपचुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको नाम बता रहे हैं कि इस विधानसभा सीट के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई। चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हम सबको निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया है संगठन की तरफ से, तो हम लोग चुनाव के क्षेत्र में अभी से ही निकल के जाएंगे। मुझे पृथ्वीपुर में रहने का आदेश दिया है। जी हां, बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तैयारियां अब और बड़े स्तर पर की जा रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र का 8 विधानसभा का जो विस्तार है, ऐसे में विधानसभा वार कमान सौंपी गई है। नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री इंदर सिंह परमार, बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर, मादांता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां के लिए मंत्री मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है। भीकन गांव बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं संगठनात्मक स्तर की, तो इस लिहाज से बुरहानपुर जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, खंडवा जिले में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, देवास जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय और खरगोन जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जिला स्तर पर मोर्चा संभालेंगे। तो एक तरफ अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक की थी और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। अब बीजेपी ने भी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इस लिहाज से उपचुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। रैगांव में 2, पृथ्वीपुर और जोवट में 2 मंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे। भोपाल से जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। मृदुल, आज मैराथन बैठक चली और कई अहम फैसले लिए गए। देखिए, जो फैसले लिए गए हैं वो दिव्यांश आपने बताए हैं, क्योंकि जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनके कंधों पर अब ये होगा कि वो सीट को कैसे जीतेंगे, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नंद कुमार चौहान लंबे समय तक जीत दर्ज करते रहे। उनके दिवंगत होने के बाद लोकसभा की ये सीट खाली हुई है। बाकी 3 सीट जो विधानसभा की हैं, उनका जो वोट का समीकरण है वो अलग अलग है। आप ऐसे समझिए कि वोटों के समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अब मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। पहले आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में कमलनाथ कहते हैं कि हम एक सीट पर विधायक को जिम्मेदारी देंगे, और बीजेपी की जो तैयारी है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक विधानसभा में अगर जिले हैं, उसके बाद मंडल हैं, ब्लॉक लेवल पर हैं, उसके बाद वार्ड आते हैं और फिर आती है बूथ की बात। तो बीजेपी ने इस हिसाब से अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। पहले आप देखिए, अभी बीजेपी के जब वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया था कि बूथ स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा, क्या योजना है, क्या काम है, उसको लेकर कैसे वो जनता के बीच पहुंचेंगे। तो ये 3 चुनाव जो विधानसभा के हैं और एक लोकसभा का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खास हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दमोह में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर इन चुनावों में
जीत हार इसलिए मायने रखती है क्योंकि जो समीकरण इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में बने हैं या जो उठापटक इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करती है तो फिर से एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मजबूत होगा और उन मंत्रियों का चेहरा मजबूत होगा जिनको जिम्मेदारी दी गई है। उसमें बड़े नाम हैं, उषा ठाकुर, कमल पटेल, जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर पूरा फोकस रख रही है, क्योंकि एक चुनाव में हार के बाद अलग अलग तरीके से कांग्रेस ने हमला किया था, लेकिन अब बीजेपी समझ गई है कि उपचुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जीत भी उनकी ही होनी चाहिए और कहीं भी कोई चूक ना हो, इसलिए ये तमाम बैठकें की जा रही हैं। बैठकों का सिलसिला आप यूं कह लीजिए निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रत्याशी को लेकर भी उठापटक होनी तय है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं या जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले वो अभी से अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। अंदर खाने खबर तो यह है कि कई सारे दावेदार अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, लेकिन जो फैसला है वो लिया जाएगा कि किस तरीके से वहां के कार्यकर्ता सोच रहे हैं, प्रभारी पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, मंत्री फीडबैक लेंगे, उसके बाद टिकट फाइनल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना चाहती है। ये पूरी प्लानिंग आप समझ सकते हैं मैराथन बैठकों से, और ये बैठकें जो हैं आगे चलती रहेंगी, जिसमें सत्ता संगठन किस तरीके से काम कर रहा है उस पर बातचीत की जाएगी। अभी भी अंदर बैठक चल रही है, एसटी एससी मोर्चे की लगातार बैठकें पहले भी हमने देखी, अभी एससी की खत्म हुई, एसटी मोर्चे की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद भी कुछ कॉन्क्रीट जरूर निकलेगा। ठीक है बिल्कुल, आप लगातार बैठक पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां भी की जा सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस संबंध में संकेत दिए। उनका कहना है सीएम शिवराज सिंह जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां करेंगे। माना जा रहा है उपचुनाव से पहले पार्टी नेताओं के असंतोष को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब निगम मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो जल्दी ही घोषित करेंगे। जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है उपचुनाव से पहले। मंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, माननीय मुख्यमंत्री भी पहले ही कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी चुनाव के लिए हर कार्यकर्ता को जहाँ जो आवश्यक है उन सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं और मिलेंगी। निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए क्या मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। एमपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आएगा। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी। जीएमपीसीजी से बात करते हुए इंदर सिंह परमार ने बताया कि 31 जुलाई से पहले 12वीं के नतीजे घोषित हो जाएंगे। 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर रिजल्ट आएगा। 12वीं के नतीजे घोषित होना है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 12वीं के नतीजों को लेकर विभाग क्या तैयारी कर रहा है? हमने पहले भी कहा है जुलाई लास्ट तक हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। हमारी पूरी तैयारी है। हम जो बोला था, जो हमको अपेक्षा थी, उसके पहले जल्दी रिजल्ट कर देंगे। अच्छा सर, किस पद्धति के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया? बेस्ट ऑफ 5 जो 10वीं में है उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। स्कूल कल से स्कूल खुल रहे हैं जी। क्या आपने अधिकारियों से चर्चा की है, समीक्षा की है? कल से हम 11वीं और 12वीं के स्कूल खोल रहे हैं। हाँ। 50% उपस्थिति के साथ खोल रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है और उसी अनुसार कक्षाएं लगेगी। कोई तारीख तय की गई है 12वीं के रिजल्ट की? अभी फिक्स हुई है कि उस तारीख को आएंगे? 31 के पहले आ जाएगा। 31 के पहले इसी मंथ, इसी महीने जुलाई में ही 31 जुलाई से पहले 12वीं के नतीजे आएंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है। साथ ही साथ कल से 11वीं और 12वीं की क्लासें लगेंगी। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कल से 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। दोनों ही क्लास की कक्षाएं हफ्ते में 2 दिन लगेंगी। सोमवार और गुरुवार को 12वीं की क्लास चलेंगी। मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं की कक्षाएं लगेंगी। भोपाल में स्कूल खोलने को लेकर विश्वास सारंग ने कहा, गाइडलाइन के साथ स्कूल खुलेंगे। हालांकि जिला क्राइसिस कमेटी इस पर आखिरी फैसला लेगी। 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से खुलने पर विश्वास सारंग ने बताया। इससे पहले एक बार फिर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें 9वीं और 10वीं के लिए स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
कल से 11वीं और 12वीं की 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुलेंगे। ये स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि 50% ही स्टूडेंट एक क्लास में आए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मास्क और सैनिटाइजेशन, इस पर पूरी ध्यान दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि एक क्लास में 50% से ज़्यादा बच्चे ना हों। मध्य प्रदेश में देर से आने के बाद अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में पीने के पानी के लिए संरक्षित बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। आज भी भोपाल में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। प्रदेश की बात करें तो अनूपपुर में सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश सेंट्रल में सिस्टम बनने और मानसून ट्रफ के चलते होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों सहित राजगढ़, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। और अगले 24 घंटों में एक लो पार जो है मध्य प्रदेश सेंट्रल पे ही बना हुआ है, जिस कारण और दूसरा सिस्टम मानसून ट्रफ जो है वो एमपी से ही, सेंट्रल एमपी से ही पास हो रही है, जिस कारण अभी होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है और छतरपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की वजह से पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में अनूपपुर और विदिशा जिले में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर आज भी बारिश हो रही है और लगातार काले बादल छाए हुए हैं। हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ चुका है और अब लहरें भी उफान पर हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा तालाब जो है इसका पानी पीने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि राजधानी भोपाल के लोग इस पानी को पीते हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस बार अच्छी बारिश हालांकि जुलाई के अंत में हुई है तो लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। और आज की बात की जाए तो आज भी पिछले 24 घंटे के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बरसात की बौछारें पड़ रही हैं और अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। 24 घंटे में यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून ने ऐसी दस्तक दी कि कई जिले भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए हैं। विदिशा में भारी बारिश की वजह से 12 गांव के लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। हर तरफ पानी होने की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है। जिले में कई नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात क्या हैं तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। खास तौर पर करारिया जैसे गांव में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने होमगार्ड की टीम को लोगों की मदद के लिए तैनात कर दिया है। विदिशा में भी स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है। मानसून के चलते लोग किस कदर परेशानियों में घिरे हुए हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। जिला मुख्यालय से 40 गांवों का संपर्क तक टूट गया है। प्रशासन ने होमगार्ड की टीम को तैनात कर दिया है। राजगढ़ में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। हालात ये हैं कि छापीहेड़ा और बोड़ा पुलिस थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गए हैं। बारिश का पानी थाने के अंदर घुस गया है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के बीचों बीच थाने का निर्माण हुआ हो। इसके अलावा शहर में कई जगह पेड़ों के गिरने की भी घटना सामने आई है, जिसमें रास्ते तो ब्लॉक हुए ही कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। राजगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गया। पानी की निकासी के लिए यहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश होने के चलते कई जगह पेड़ भी गिरे और पेड़ गिरने से कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें और तस्वीरें भी सामने आई हैं। रतलाम में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झामर नदी भी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से नदी किनारे पिकनिक स्पॉट के रास्ते को बंद कर दिया गया।
कोई पिकनिक स्पॉट पर जा न सके, इसलिए पुलिस की तैनाती की गई है। झामा नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जिसको देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। रतलाम जिले में देर रात से तेज बारिश हो रही है और जलमग्न यहाँ की सड़कें हो चुकी हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है सड़कों की। गाड़ियाँ जो हैं पूरी तरह से बारिश के अंदर जो है सड़कें जलमग्न है और उसके अंदर से जो है वाहन की आवाजाही चालू है। रतलाम का ये सबसे लंबा जो न्यू रोड है, व्यस्तम मार्ग है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दूर तक आप देख सकते हैं कि सड़क नहीं दिखाई देगी, सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी है और उसमें से जो है वाहन गुजरते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है और फिलहाल अभी जो है कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, लेकिन लगातार तेज देर रात से बारिश है। 12 इंच कल तक की बारिश दर्ज की गई थी। छतरपुर में बकरी चराने गए 2 लोग बीच नदी में फंस गए, जिन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेज बारिश से धसान नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से चरवाहे भाग नहीं पाए और 50 बकरियों के साथ नदी में बने एक टापू पर फंस गए। इसके बाद लोगों ने ईशानगर पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो सका। आगर मालवा में भी लगातार बारिश हो रही है। जिले की प्रमुख लखुंदर, कंठाल और काली सिंध नदी उफान पर है। बारिश की वजह से बड़ौद आगर मार्ग और सुसनेर पिड़ावा मार्ग बंद हो गया है, जिससे कई गांवों का तहसील मुख्यालय संपर्क कट गया है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। पंडितों से विधि विधान से पूजन अनुष्ठान कराया। पंकज मोदी उज्जैन सड़क मार्ग से नलखेड़ा पहुंचे थे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद मान सिंह कुशवाहा पहली बार भिंड पहुंचे। उनका पहला आगमन ही हंगामेदार रहा। इस दौरान मारपीट की घटना देखने को मिली। गल्ला मंडी इलाके में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। इस दौरान किसी का मोबाइल फोन चोरी हो गया। फिर क्या था, कार्यकर्ता आरोपी शख्स पर टूट पड़े और जमकर लात खूंसे चले। तो नए जिलाध्यक्ष के भिंड पहुंचते ही यहां पर किस कदर हंगामा बरपा, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यहां पर किसी का मोबाइल चोरी हो गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने आरोपी शख्स को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते हंगामा और बढ़ गया। जी हां, दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद तीसरी लहर की आशंका बरकरार है और ऐसे में देखिए यहां पर नए जिलाध्यक्ष के स्वागत में कितने लोग इकट्ठा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था और यहां पर हंगामा भी जमकर हुआ। एमपी में एक बार फिर शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी के खकराई गांव में 3 लोगों की मौत हुई। परिजनों का आरोप है युवकों की जान शराब पीने की वजह से गई। इसके साथ ही 2 युवक भी शराब पीने की वजह से गंभीर तौर पर बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम गांव पहुंची और जांच में जुट गई। मृतकों के परिवार वालों का कहना है शराब पीने की वजह से हुई उनकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने शराब कहां से खरीदी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष पुरोहित जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनीष, बताया जा रहा है कि शराब पीने से 3 की मौत हुई। पुलिस ने अब तक जो जानकारी जुटाई है, तफ्तीश की है, क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे केस को लेकर? जी बिल्कुल दिवेश, जिस तरह का मामला घटनाक्रम जो सामने आया है, कल 1 की मौत हुई थी, आज फिर 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। ये एक ही गांव का मामला है और जो परिजनों से बातचीत की गई और जो गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि इन्होंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद इनकी हालत बिगड़ी, उनको मुंह से झाग आए, इनको उल्टी हुई, फिर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौत की पुष्टि की है, लेकिन पुलिस फिलहाल ये बोल रही है कि जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इनकी मौत का कारण क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आएगी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और साथ ही जो गांव में ठिकाने हैं, जो गांव वालों ने बताया कि इन ठिकानों पर अवैध रूप से शराब बिकती है, उन ठिकानों पे भी छापेमार कार्रवाई कहीं न कहीं की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल दिव्यांश उठता है कि जो इतना बड़ा नेटवर्क जो नकली शराब का या जहरीली शराब का लगातार
चल रहा है। जहरीली शराब से इलाके में पहले भी कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं, उज्जैन में भी मौतें हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की गंभीर चूक कही जाएगी कि आबकारी विभाग और पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मौतें हुई है। मनीष पुरोहित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एएसपी जुड़ गए हैं अमित जी, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरी घटना को लेकर। अमित जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। सर, अब तक आपने जो तफ्तीश की है, जहरीली शराब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसके चलते 3 युवकों की मौत हो गई। जो जानकारी मिली है उसमें उनकी मृत्यु का कारण जहरीली शराब का ही है, लेकिन अभी चूंकि पीएम रिपोर्ट अभी आ नहीं पाई है, पीएम अभी दोनों का हो रहा है, तो रिपोर्ट के बाद हम स्पष्ट कह पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय आरोप लगा रहे हैं, तो क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग मिला हो? और जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने तफ्तीश की है कि यहाँ पर कई जगहों पर अवैध तरीके से शराब बेची जाती रही है। जी हाँ, इस बारे में जो गांव के लोगों से जानकारी मिली है, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने शराब का सेवन किया था, बाद में ठीक हो गए थे, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ था। तो उन्होंने जो नाम बताया कि एक पर्टिकुलर शख्स का नाम बताया कि उस दुकान से, जो कि किराना की दुकान है, वहाँ से उन्होंने शराब दी थी और उससे उनको काफी प्रॉब्लम हुई। उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, ट्रीटमेंट के बाद लोग ठीक हो गए। ठीक है, अमित परमार जी, लोग जांच कर रहे हैं जी। जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।